हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। घटना चक्र ये लेक्चर नंबर 11 है। आधुनिक भारतीय इतिहास का बाकी सारे मैंने एंशिएंट और मेडिवल भी करा रखे हैं। उसको अगर आपने नहीं देखा है तो जाइए देखिए। और ये जो है आपको पता होगा यूपीएससी पीसीएस आरओ आरओ एग्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है घटना चक्र। बिना घटना चक्र पढ़े एग्जाम देना बेवकूफ़ी वाली बात होती है, क्योंकि इसमें सारे पीवाईक्यू होते हैं। ये सिर्फ आरओ आरओ के लिए नहीं बल्कि जितने भी स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं, पीसीएस के एग्जाम होते हैं, सबके एमसीक्यू होते हैं इसमें, प्रीवियस ईयर के। और यूपीएससी के भी होते हैं, तो आप इसको करिए। अगर आपने नहीं किया, हमारा दूसरा चैनल है, एक मिनट में दिखा देती हूँ आपको। ये हमारा दूसरा चैनल है जिसमें हम आपके लिए टेस्ट करवा रहे हैं, और ये टेस्ट नंबर 3 है। टेस्ट नंबर शायद फर्स्ट है, और तीसरा टेस्ट हुआ है, आज से होने वाला है, 11 बजे आ जाएगा। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जाइए देखिए। और जिसमें बहुत सारे आर ओ बीपीएससी और सभी टेस्ट करवाए जा रहे हैं, तो आप इस टेस्ट सीरीज को करिए। ये पॉलिटी का है, फर्स्ट पेपर फर्स्ट टेस्ट है विजन आईएएस का 2024 के लिए, तो इसको आप जरूर करिए। ये हमारा चैनल है पीआर नॉलेज रिसर्च सेंटर। अगर आप मेरा नाम डालेंगे, सॉरी, हमारे चैनल का नाम डालेंगे पीआर नॉलेज रिसर्च सेंटर टेस्ट सीरीज बाई पीआर नॉलेज सेंटर, तो ये आपको आ जाएगा लोगो, ये वाला लोगो दिखेगा। तो ये भी हमारा चैनल है, इस प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और आप टेस्ट को देते रहिए, क्योंकि एग्जाम में टेस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसलिए आपको टेस्ट करना बहुत ही ज़रूरी होता है, तो इस टेस्ट को करिए। इसमें आर सारी चीज़ों को कराया जा रहा है। और चलिए तब स्टार्ट करते हैं हम अपना घटना चक्र। तो आज करेंगे हम खिलाफत आंदोलन। ठीक है। खिलाफत आंदोलन प्रारंभ करने के लिए गठित खिलाफत कमेटी में शौकत अली थे, मोहम्मद अली थे, अबुल कलाम थे, आजाद थे और हकीम अजमल खान और हसरत मोहानी तथा डॉक्टर अंसारी शामिल थे। तथापि खिलाफत आंदोलन प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है? बंधुओं शौकत अली एवं मोहम्मद अली को दिया जाता है। भारत के मुसलमान तुर्की सुल्तान को को इस्लामी साम्राज्य का खलीफा मानते थे। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की मित्र देशों के विरुद्ध लड़ रहा था। युद्ध के समय ब्रिटिश राजनीतिज्ञों ने भारतीय मुसलमानों को वचन दिया था कि वे तुर्की साम्राज्य को किसी भी प्रकार समाप्त नहीं होने देंगे। लेकिन युद्ध समाप्त होने के बाद ब्रिटिश सरकार ने तुर्की साम्राज्य का विघटन कर दिया। भारतीय मुसलमान ब्रिटिश साम्राज्य से नफरत करने लगे और उन्होंने तुर्की के ऑटोमन साम्राज्य का रक्षा और खलीफा को बनाए रखने के लिए आंदोलन प्रारंभ कर दिया। तुर्की साम्राज्य के विभाजन के विरुद्ध हुए खिलाफत आंदोलन ने उस समय अधिक जोर पकड़ लिया जब इसमें गांधी जी सम्मिलित हुए। अंग्रेजों द्वारा तुर्की साम्राज्य का विभाजन करने के विरुद्ध खिलाफत आंदोलन हुआ था। दिल्ली में 23 से 24 नवंबर 1919 को होने वाले खिलाफत कमेटी के सम्मेलन में 14 नवंबर को अध्यक्षता जो है महात्मा गांधी को प्रदान की गई। दिसंबर 1919 में हुए भारतीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में से खिलाफत आंदोलन अधिक बढ़ावा मिला और गांधी जी ने इसे हिंदू मुस्लिम एकता के लिए एक स्वर्णिम अवसर के रूप में देखा, जो आगे 100 वर्षों में भी नहीं प्राप्त हो सकता। तदनुसार उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करने के लिए खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया। हकीम अजमल खान ने खिलाफत आंदोलन के दौरान हजीम के उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी और यह पदवी ब्रिटिश सरकार द्वारा वर्ष 1908 में उन्हें प्रदान की गई थी। मोहम्मद अली जिन्ना ने खिलाफत आंदोलन को देश की स्वतंत्रता के आंदोलन से जोड़ने के विरोधी थे। उन्होंने गांधी जी को राजनीति में धर्म को न लाने की सलाह दी थी। उन्होंने खिलाफत आंदोलन में गांधी जी की भागीदारी के विरुद्ध गांधी जी को सावधान किया था कि ये मुस्लिम धार्मिक नेताओं एवं उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित न करें। मौलाना मोहम्मद अली, शौकत अली, अबुल कलाम आजाद, हकीम अजमल खान और हजरत मोहानी खिलाफत आंदोलन गांधी जी के प्रमुख सहयोगी थे। सितंबर 1920 में कलकत्ता में हुए कांग्रेस के अधिवेशन का प्रमुख मुद्दा जलियांवाला बाग कांड कांड और खिलाफत आंदोलन था। खिलाफत आंदोलन में मदन मोहन मालवीय सम्मिलित नहीं हुए थे तथा उन्होंने इस आंदोलन में कांग्रेस की भागीदारी का विरोध किया था। सितंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया गया। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ किया था? नीचे दिए गए कुछ से ये उत्तर का चयन करना है। शौकत अली, मोहम्मद अली, शरीयतुल्लाह या अबुल कलाम आजाद। तो वो दिया था शौकत अली, मोहम्मद अली ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता निम्नलिखित में से कौन थे? तो वो थे मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली। तीसरा है, खिलाफत आंदोलन के मुख्य उद्देश्य
निम्नलिखित में से कौन से थे? तो भारत में मुसलमानों में ब्रिटिश विरोधी भावना उत्पन्न करना, या मुस्लिम समाज का सुधार, या पृथक निर्वाचन मंडल की मांग और खिलाफत का रक्षण, या ऑटोमन साम्राज्य की रक्षा और खिलाफत का रक्षण। तो ये जो है पहला है, भारत के मुसलमानों में ब्रिटिश विरोधी भावना उत्पन्न करना और ऑटोमन साम्राज्य की रक्षा और खिलाफत का रक्षण है। अगला है चौथा। वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो महात्मा गांधी को। अगला है महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया क्योंकि गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों को सहयोग प्राप्त करना चाहते थे। छठवां खिलाफत आंदोलन को समर्थन दिया था किसने? गांधी जी ने। और किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदू और मुसलमानों की एकता के लिए एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी प्रस्तुत नहीं होगा? तो वो थे महात्मा गांधी। आठवां है, निम्नलिखित में से किस एक ने खिलाफत आंदोलन के दौरान हजीक उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी? तो वो थे हकीम अजमल खां। छठा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही गांधी जी को किसने सावधान किया था कि मुस्लिम धार्मिक नेताओं को उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित न करें? वो कहा था मोहम्मद अली जिन्ना ने। 11वां, निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी की खिलाफत आंदोलन में भागीदारी की भर्त्सना की थी? तो वो थे कौन? मोहम्मद जिन्ना। 11वां है, निम्नलिखित में से खिलाफत आंदोलन का परिणाम कौन था? तो वह था हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी आई थी। और 12वां है, वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच में हिंदू मुस्लिम एकता का भाषण दिया था, वो कौन थे? वो थे स्वामी श्रद्धानंद। और 13वां, कांग्रेस के खिलाफत आंदोलन का समर्थन मुख्यतः किसने दिया था? खलीफा की पुनर्स्थापना के लिए, खलीफा को हटाने के लिए, मुसलमानों की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए, कांग्रेस में जिन्ना को हाशिए पर लाने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा खलीफा की पुनर्स्थापना के लिए, मुसलमानों की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए। 17वां है, निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया? तो वो कौन थे? मदन मोहन मालवीय ने नहीं किया था। 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी जी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था, वो कौन सा वो किस शहर में हुई थी? तो वो हुई थी इलाहाबाद शहर में। 16वां, इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए, निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना से एचिसन के इस कथन का संबंध है? तो वह है खिलाफत और असहयोग आंदोलन 1920 और 22। 17वां है, 1920 का मोपला आंदोलन शाखा थी किसकी? तो खिलाफत आंदोलन की शाखा थी। अब करेंगे असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन क्या था? सितंबर 1920 में कलकत्ता में संपन्न राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन प्रस्ताव को प्रस्तावित किया, जिसका CR दास ने विरोध किया। दिसंबर 1920 में नागपुर में संपन्न कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव व्यापक चर्चा हुई तथा इसका अनुसमर्थन किया गया। नागपुर अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव CR दास ने ही प्रस्तावित किया था। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ किया गया। पश्चिम भारत, बंगाल तथा उत्तरी भारत में असहयोग आंदोलन के अभूतपूर्व सफलता मिली। असहयोग आंदोलन के दौरान ही मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू तथा राजेंद्र प्रसाद न्यायालय का बहिष्कार कर आंदोलन में कूद पड़े थे। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू होने के 1 वर्ष के भीतर भीतर स्वराज प्राप्त करने का नारा दिया। इसके साथ ही सरकारी उपाधि, स्कूल, न्यायालय तथा विदेशी सामानों का पूर्णतः बहिष्कार की योजना भी थी। असहयोग आंदोलन की अनेक सफलताएं हैं। इसी आंदोलन ने पहली बार देश की जनता को इकट्ठा किया। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर कोई यह आरोप नहीं लगा सकता था कि वह मुट्ठी भर लोगों को प्रतिनिधित्व करती है। इस आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता यह रही है कि उसने जनता को आधुनिक राजनीति से परिचित कराया। इसमें आजादी की भूख जगाई। मालाबार की घटनाओं के बावजूद इस आंदोलन में बड़े पैमाने पर मुसलमानों की भागीदारी और सांप्रदायिकता एकता आंदोलन की एक छोटी उपलब्धि नहीं थी। साथ ही इस आंदोलन में जनता के मन से ब्रिटिश शक्ति का भय हट गया और जिस समय गांधी जी भारत आए उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। उन्होंने सरकार के युद्ध प्रयासों में मदद की, जिसके लिए सरकार ने उन्हें कैसरे हिंद सम्मान से सम्मानित किया, जिन्हें उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया। जमनालाल बजाज ने अपनी राय बहादुर की उपाधि वापस कर दी और बाल गंगाधर तिलक ने असहयोग आंदोलन को समर्थन किया। परंतु इस आंदोलन ने प्रथम दिन 1 अगस्त 1920 को उनकी मृत्यु हो जाने के कारण इसका परिणाम नहीं दे सके। चौरी चौरा कांड की वास्तविकता तिथि जो है 4 फरवरी 1922 है। इस तिथि को
संयुक्त प्रांत के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक स्थान पर किसानों के जुलूस पर गोलियां चलाई गईं और क्रुद्ध भीड़ ने थाने में आग लगा दी, जिससे 23 सिपाहियों की मृत्यु हो गई। ये घटना इतिहास में चौरी चौरा कांड के नाम से जानी जाती है। चौरी चौरा कांड से क्षुब्ध होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया और 12 फरवरी 1922 को बरदौली में हुई कांग्रेस की बैठक में आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया। इस घटना के समय गांधी जी गुजरात के बरदौली में सामूहिक सत्याग्रह द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की तैयारी कर रहे थे। 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस की समिति दिल्ली में बैठक हुई। इसमें ऐसी सभी गतिविधियों पर रोक लगा दी गई जिसमें कानून का उल्लंघन होता था। इन अधिवेशनों में असहयोग आंदोलन वापस लेने के कारण डॉक्टर मुंजे के द्वारा गांधी जी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर आंदोलन एवं विरोध प्रदर्शन के विपरीत रचनात्मक कार्यक्रम के विशेष प्रदान करते थे, जिसके कारण उन्होंने विदेशी वस्त्रों की होली जलाने के विपरीत गांधी जी को रचनात्मक कार्यात्मक अपना कार्यक्रम अपनाने की बात अपने पत्र में कही। असहयोग आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने विदेशी वस्त्रों को जलाने की अविवेकी या निष्ठुर बर्बादी कहा है। असहयोग आंदोलन 1920-22 के दौरान काशी विद्यापीठ बनारस में, 1921 में गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद में और 1920 में जामिया मिलिया इस्लामिया अलीगढ़ में, 1920 में जो बाद में दिल्ली ले जाया गया स्थापित हुआ। मदन मोहन मालवीय ने 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की और 1919 से 1939 तक वे इसके कुलपति रहे। अब एक नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्तावित किया था? तो वो थे CR दास। दूसरा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया था? वो किया था 1920 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुए थे? तो वो हुए थे 1920 में। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन सा था? तो था असहयोग आंदोलन। खिलाफत के प्रश्न पर असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो वो शुरू हुआ था 1920 में। निम्न में से कौन सा एक असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने की के कारण नहीं था? तो वह नहीं था नमक कानून। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया? तो 1920 में। अगला क्वेश्चन है, एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया? तो वो दिया था असहयोग आंदोलन के समय। 1919 के सुधारों की भारतीयों की आकांक्षाओं को पूर्ण करने की असफलता के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्वराज अथवा स्वशासन हेतु आंदोलन किया। नेतृत्व में कौन थे? महात्मा गांधी। एक वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति का लक्ष्य था असहयोग आंदोलन का। 11 निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा असहयोग आंदोलन के संबंध सही नहीं? तो इस आंदोलन की अवधि जो है 1920 से 22 से थी, ये सही है। एक वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति इसका लक्ष्य था, ये भी सही। इसमें बहिष्कार की योजना थी, ये भी सही। एम.एन. जिन्ना ने आंदोलन का समर्थन का किया था, तो उन्होंने नहीं किया था। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया था, फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने को प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे। उस प्रदेश का नाम बताइए। वह था बिहार। तो गांधी जी के सहयोग आंदोलन के फलस्वरूप लोगों के शराब से परहेज के चलते सरकार के राजस्व में भारी कमी आई थी। तब बिहार एवं उड़ीसा की सरकार ने शराब को स्वास्थ्य के लिए हितकर प्रभाव को प्रचारित एवं प्रसारित करने के लिए ऐसे महान एवं प्रसिद्ध लोगों की एक सूची जारी की जो शराब का सेवन करते थे। इस सूची में सिकंदर थे, जूलियस थे, सीजर थे, नेपोलियन और शेक्सपियर आदि शामिल थे। 13वां है, नीचे कथनों पर ध्यान दीजिए। कांग्रेस सर्वप्रथम जन आंदोलन बनी और और हिंदू मुस्लिम एकता में वृद्धि हुई। जनता के मन में ब्रिटिश शक्ति का भय हट गया और ब्रिटेन की सरकार भारतीयों को राजनीतिक रियायतें को देने को राजी हो गई। तो वो कौन सा था? तो ये पहला कांग्रेस सर्वप्रथम जन आंदोलन बनी, हिंदू मुस्लिम एकता में वृद्धि हुई, जनता के मन में ब्रिटिश शक्ति का भय हट गया। तो तीनों के तीनों ऑप्शन सही है, चौथा गलत है। अगला है 14वां, ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी जिसे उन्होंने सहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था, वो कौन सी थी? वो कैसरे हिंद की उपाधि थी। 15वां है, निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी? तो वह थे चित्तरंजन दास। 16वां है, निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया परंतु इसके परिणाम नहीं देख सके? तो वो कौन थे? वो थे बाल गंगाधर तिलक। किस क्षेत्र में राहुल संस्कृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? तो वो थे छपरा से। और निम्नलिखित में से कौन चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि थी? तो वो थी 4 फरवरी 1922 को। चौरी चौरा किस जनपद में हुआ था? तो वो हुआ था गोरखपुर में। किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था? तो वो थी चौरी चौरा घटना। अगला है फरवरी 1921 में प्रधानमंत्री जी द्वारा किस शब्द समारोह की शुरुआत की गई? तो वो की गई थी चौरी चौरा शताब्दी समारोह का।
महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया क्योंकि चौरी चौरा में हिंसा बढ़ गई थी। और 23 है, महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन क्यों वापस ले लिया था? सेम क्वेश्चन, चौरी चौरा में हिंसा बढ़ गई थी। 24वां है, निम्नलिखित में से किस प्रमुख कारक से महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया? तो वो लिया था उन्होंने चौरी चौरा में हिंसा की वजह से। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? किस घटना के तो वो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद महात्मा गांधी ने 14 अप्रैल को नडियाड में मार्शल लॉ के दौरान सत्याग्रह को अपनी हिमालय जैसी भूल स्वीकार की। और चौरी चौरा की घटना के समय महात्मा गांधी कहाँ थे? वो थे बरदौली में। और अगला है तो 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर के निकट चौरी चौरा की घटना हुई थी और गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को बरदौली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाकर असहयोग आंदोलन स्थगित करने की घोषणा की थी। चौरी चौरा की घटना के समय गांधी जी गुजरात के बरदौली में सामूहिक सत्याग्रह द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की तैयारी कर रहे थे। असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ हुआ था। बताइए ये कब समाप्त हुआ? तो ये हुआ था 1922 में। दिल्ली में 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो वो किया था डॉक्टर मुंजे ने। अगला है, असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम ज्ञात कीजिए। तो कौन सा सही क्रम है? तो चौरी चौरा कांड में पुलिस गोलीकांड, उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाना को जलाना, गांधी जी द्वारा आंदोलन का स्थगन, गांधी की गिरफ्तारी। तो ये चारों के चारों ऑप्शन सीरियल वाइज सही है। तो 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा में कांड हुआ और कांग्रेस खिलाफत का एक जुलूस निकला। कुछ पुलिस वालों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। परिणाम स्वरूप जुलूस में शामिल एक जत्थे ने पुलिस पर हमला बोल दिया। पुलिस ने गोलियां चलाई, फलतः भीड़ उत्तेजित हो गई और पुलिस पर हमला बोल दिया। सिपाही भागकर थाने में घुस गए तो भीड़ ने थाने में आग लगा दी। इस घटना की खबर मिलते ही गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया और 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन समाप्त कर दिया। आंदोलन की समाप्ति के बाद गांधी जी की स्थिति थोड़ी कमजोर हो गई। सरकार ने स्थिति का फायदा उठाकर 10 मार्च 1922 को उन्हें गिरफ्तार करके 6 साल की सजा दी। 30वां असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? तो वो किया था स्वामी विद्यानंद ने। निम्नलिखित में घटनाओं में सही क्रम ज्ञात कीजिए। चौरी चौरा कांड, असहयोग आंदोलन का स्थगन, बरदौली प्रस्ताव। तो तीनों ये चौरी चौरा कांड, फिर बरदौली प्रस्ताव, फिर असहयोग आंदोलन स्थगन। तो ये तीसरा सही है। चौरी चौरा कांड जो है 4 फरवरी 1922 को हुई थी, बरदौली 12 फरवरी 1922 को हुई थी और असहयोग आंदोलन का स्थगन 1922 को हुआ था। इसके बाद तो 1923 और 28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी गतिविधियों की पुनरावृत्ति का कारण क्या था? तो वह था गांधी जी द्वारा सहयोग आंदोलन का स्थगन। अगला है, असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के लिए जलाने पर किसने गांधी जी को लिखा कि यह निष्ठुर बर्बादी है? तो वो लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगला है, निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने का विरोध किया? तो वो किया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। निम्नलिखित संस्थानों में से कौन असहयोग आंदोलन के दौरान स्थापित की गई? काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, जामिया मिलिया और काशी विश्वविद्यालय। तो इसमें जो है काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ और आपका जामिया मिलिया, ये तीनों की स्थापना की गई। और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की बात करें तो जिसको काशी विश्वविद्यालय कहते हैं, इसका 1919 में 1939 तक इसके वो किए थे, कौन किए थे? मदन मोहन मालवीय 1916 में। अगला है क्वेश्चन कौन सा? 1921-22 के सहयोग आंदोलन का मुख्य प्रतिफल था? तो वह था हिंदू मुस्लिम एकता। निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? 1850 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना, ये सही है। 1905 बंगाल विभाजन, 1909 माले में उत्तर और 1930 असहयोग, ये 20 में था। ठीक है, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? तो 1940 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, 1931 राजगुरु को फांसी या फिर 1920 रॉलेट एक्ट। तो यह 1931 को राजगुरु को फांसी नहीं हुई थी, बल्कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी 23 मार्च 1931 को हुई थी। 39 नंबर क्वेश्चन है, कथनकार महात्मा गांधी द्वारा 1922 में सहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया। इस स्थगन की क्या CR दास मोतीलाल नेहरू द्वारा विरोध किया गया? तो कौन सा सही हो जाएगा? तो ये दोनों कथन कारक सही हैं, लेकिन इसकी व्याख्या नहीं करते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन बचे थे? तो वो थे जयप्रकाश नारायण। बिहार के सारण के सिताब दियारा में जन्मे स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण ने असहयोग आंदोलन के दौरान पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उनकी परीक्षा के केवल 20 दिन बचे थे। इसके पश्चात उन्होंने कांग्रेस द्वारा संचालित बिहार विद्यापीठ में प्रवेश लिया।
इनमें से किसने असहयोग आंदोलन विरोधी सभा की स्थापना की? तो वह कौन थे? तो इसमें से कोई ऑप्शन नहीं सही है। पुरुषोत्तम दास, जमुना दास ये थे। और काव सजी, जहांगीर सेठना, सीतलवाड़ और बम्बई के उद्योग वर्ग के लोगों ने मिलकर 1920 में असहयोग आंदोलन विरोधी सभा की स्थापना की थी। अगला है स्वराज पार्टी का गठन 1923। ठीक है, इसको भी कर लेते हैं। तो वर्ष 1919 के भारतीय शासन अधिनियम द्वारा स्थापित केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान विधान मंडलों का कांग्रेस ने गांधी जी के निर्देशानुसार बहिष्कार किया था और वर्ष 1920 के चुनाव में भाग नहीं लिया। असहयोग आंदोलन की समाप्ति और गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद देश के वातावरण में एक अजीब निराशा का माहौल बन गया। ऐसी स्थिति में मोतीलाल नेहरू तथा सी आर दास ने एक नई विचारधारा को जन्म दिया। मोतीलाल नेहरू तथा सी आर दास ने कांग्रेस को विधान मंडलों के भीतर प्रवेश कर अंदर से लड़ाई लड़ने का विचार प्रस्तुत किया था। 1923 के चुनाव के माध्यम से विधानमंडल में पहुंचने की योजना बनाई गई, किंतु 1922 में कांग्रेस के गया अधिवेशन में बहुमत के साथ योजना को अस्वीकार कर दिया गया। सी आर दास इस दौरान कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र दे दिया और 1923 में मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की गई। इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य चुनावों के माध्यम से काउंसिलों को प्रवेश कर तथा उन्हें काम न करने देकर वर्ष 1919 के भारत शासन अधिनियम के उच्छेदन करना था। सी आर दास तो स्वराज पार्टी के अध्यक्ष तथा मोतीलाल नेहरू उसके महासचिव थे। श्रीनिवास अयंगर तथा एन सी केलकर स्वराज दल के अन्य प्रमुख नेता थे। वर्ष 1925 में विठल भाई पटेल का सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष चुना गया। स्वराजियों की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। चित्तरंजन दास को देशबंधु के नाम से जाना जाता था। देशबंधु का तात्पर्य द फ्रेंड ऑफ नेशन। चित्तरंजन दास इंग्लैंड से वकालत की पढ़ाई करने के बाद स्वदेश आकर बैरिस्टर हो गए तथा वकील के रूप में इनकी सबसे बड़ी सफलता अलीपुर बम कांड केस के अरविंद घोष का बचाव करना था। इन्होंने कहा था कि स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं। 16 दिसंबर 1922 को इंडिपेंडेंस पार्टी बनाने का निर्णय मदन मोहन मालवीय तथा मोतीलाल नेहरू ने लिया था। मदन मोहन मालवीय हिंदू महासभा के सदस्य भी थे। भारत में स्वराज पार्टी की स्थापना निम्नलिखित में किस कारण हुई थी? गांधी जी द्वारा सहयोग आंदोलन वापस लेना, काउंसिलों में प्रवेश कर तथा उन्हें काम करने देकर 1919 के भारत शासन अधिनियम का उच्छेदन करना है। ब्रिटिश सरकार द्वारा दमन है। भारतीयों द्वारा इस आशय की अनुभूति की उन्हें प्रशासन का अनुभव प्राप्त करना चाहिए। तो कौन सा सही है? तो दोनों कथन सही है। अगला है दूसरा, निम्न में से किसने स्वराज निर्माण करने के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दे दिया? तो थे सी आर दास। स्वराज पार्टी का गठन की असफलता के बाद क्या हुआ था? तो हुआ था असहयोग आंदोलन। अगला क्वेश्चन, स्वराज दल की स्थापना सफलता के बाद हुई थी असहयोग आंदोलन। स्वराज पार्टी की संस्थापित किया था किसने? तो किया था सी आर दास तथा मोतीलाल नेहरू ने। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो किया था सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने। स्वराज दल की स्थापना किसने की? तो किया था चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। निम्न में से कौन स्वराज पार्टी के गठन संबंधित है? ये सुभाष चंद्र बोस, सी आर दास या फिर जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू। तो वो जो थे वो थे जवाहरलाल नेहरू और मोतीलाल नेहरू नहीं थे और ये आपके सी आर दास नहीं थे। तो इस तरह से ऑप्शन हो जाएगा डी। मोतीलाल नेहरू और सी आर दास द्वारा 1923 में गठित पार्टी का क्या नाम था? तो वो था स्वराज पार्टी। मोतीलाल नेहरू स्वराज दल के नेता थे। जिनमें से कौन सा दल में नहीं था? तो वह नहीं थे श्री राजगोपालाचारी। निम्न में से कौन स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं थे? तो वह नहीं थे राजेंद्र प्रसाद। अगला था बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? तो किया था श्री कृष्ण सिंह ने। निम्नलिखित घटनाओं पर सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। लखनऊ समझौता, स्वराज दल की स्थापना, जलियांवाला बाग हत्याकांड, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु। तो इसमें जो हो जाएगा, पहले हुई थी लखनऊ समझौता, फिर हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड, फिर हुआ था बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु, फिर स्वराज दल की स्थापना हुई थी। सर ऑप्शन सी हो जाएगा। लखनऊ समझौता 1916, जलियांवाला बाग 1919, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु 1920 और स्वराज दल की स्थापना 1923 में हुई थी। स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था? तो थे एम ए जिन्ना। अगला था, निम्नलिखित में से कौन देशबंधु के नाम से प्रसिद्ध है? तो वो है चित्तरंजन दास। और स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं, प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा की किसने? तो सी आर दास ने की थी। कांग्रेस नेताओं द्वारा मॉन्टेग्यू जॉनस की रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथियों ने पार्टी को छोड़कर निम्न में से कौन सी पार्टी का गठन किया? तो किया था इंडियन लिबरल फेडरेशन का। निम्नलिखित किन लोगों ने 16 दिसंबर 1922 को इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का निर्णय लिया था? तो लाला हरदयाल, मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली जिन्ना और मोतीलाल नेहरू। तो वो कौन से थे?
मदन मोहन मालवीय और मोतीलाल नेहरू। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन था? तो वो थे विठल भाई जे पटेल। वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जिन्होंने 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? तो वो थे विठल भाई पटेल। अगस्त 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? तो वो थे विठल भाई पटेल। अगला है साइमन कमीशन 1927। तो वर्ष 1919 में मॉन्टेग्यू जेम्स एक्ट में 10 वर्ष पर इसकी समीक्षा हेतु एक संवैधानिक आयोग के गठन का प्रावधान था। आयोग को यह देखना था कि यह व्यवहार में कहाँ तक सफल रहा है, उत्तरदायी शासन की दिशा में कहाँ तक प्रगति हुई है। 1927 में साइमन कमीशन तथा भारतीय सांविधिक आयोग की नियुक्ति तत्कालीन कंजर्वेटिव ब्रिटिश प्रधानमंत्री स्टैनली बाल्डविन द्वारा की गई। जॉन साइमन की अध्यक्षता में गठित इस आयोग में कुल 7 सदस्य, चूंकि इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे तथा कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए भारतीयों ने इसे श्वेत कमीशन कहकर इसका बहिष्कार किया। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को मुंबई पहुंचा। साइमन कमीशन के अध्यक्ष सर जॉन साइमन उदारवादी दल के सदस्य थे, जबकि भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली इस कमीशन में श्रमिक दल के सदस्य के रूप में शामिल थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिसंबर 1927 में मद्रास में हुए अपने अधिवेशन में साइमन कमीशन के विरोध करने का निर्णय लिया। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन बम्बई पहुंचा और उस दिन देशव्यापी हड़ताल का आयोजन हुआ। कमीशन जहां गया वहां पूर्ण हड़ताल रखी गई। तब साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे से साथ जुलूस निकाला गया। लाहौर में साइमन कमीशन के विरोध जुलूस का नेतृत्व करते समय पुलिस के लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय की गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस द्वारा दी गई इस बर्बरतापूर्ण पिटाई के कारण लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। लाला लाजपत राय 1865-28 में पंजाब के प्रमुख राजनीतिक नेता थे। उन्होंने ब्रिटिश राज के विरुद्ध स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया। उन्हें पंजाबी केसरी की उपाधि दी थी। साइमन कमीशन 1927 में प्रत्युत्तर में नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी, जिसमें भारत के नए डोमिनियन संविधान का खाका था। इसे तैयार करने वाली सर्वदलीय समिति के अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू थे और जवाहरलाल नेहरू इसके सचिव थे। 2 मुस्लिम सहित कुल 9 लोग इस समिति के सदस्य थे। नेहरू रिपोर्ट 1928 में भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता के साथ डोमिनियन स्टेटस की बात की। इसमें सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन मंडलों के स्थान पर अल्पसंख्यकों हेतु आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्रों का प्रस्ताव था। साथ ही इसके तहत प्रस्तावित संविधान में भारतीयों के भाषण देने, समाचार निकालने, सभाएं करने, संगठन बनाने आदि की स्वतंत्रता शामिल थी। मौलिक अधिकारों का भी प्रावधान था। वर्ष 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग का गठन जवाहरलाल नेहरू तथा सुभाष चंद्र बोस ने मिलकर किया। इस लीग का उद्देश्य डोमिनियन स्टेटस से आगे पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को मुखर करना था। तो पहला साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था? तो वो आया था आपका 1928 में। 1928 में आया था। और साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन क्यों 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 हुआ? तो वो हुआ साइमन कमीशन में किसी भारतीय सदस्य का नहीं होना। साइमन कमीशन नियुक्ति किया गया था 1927 में। और 1928 में साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया था? तो वो आया था प्रशासनिक सुधार पर विचार करने के लिए। भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था क्योंकि क्योंकि इसका कोई सदस्य भारतीय नहीं था। निम्नलिखित में से साइमन कमीशन कौन एक सदस्य उदारवादी दल का था? तो वो था सर जॉन साइमन। अगला किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया? तो वो रखा गया था लॉर्ड इरविन के सुझाव पर। नीचे दिए गए कथन कारण को देखना, कांग्रेस ने साइमन आयोग का बहिष्कार किया था। साइमन आयोग में एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। तो कौन सा सही है? तो ये जो कथन कारण दोनों सही, उसकी व्याख्या भी करता है। निम्नलिखित कथनों में कौन में से कौन साइमन कमीशन संबंध में सही है? कथनों के लिए सही कोट का चयन करना है। उसकी नियुक्ति 1919 के एक्ट के क्रियान्वयन के पूछताछ के लिए की गई, जिसके अध्यक्ष सर साइमन थे, जॉन साइमन थे। उसने संघीय प्रकार की सरकार के लिए संस्तुति की थी। भारतीय नेताओं ने इसका विरोध किया था। तो सभी के सभी कथन सही हैं। सर साइमन कमीशन सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है? इसने प्रांत में दस शासन को उत्तरदायी सरकार द्वारा प्रस्तापित करने की संतुष्टि दी। तो यही पहला सही है आपका। और अगला है लाला लाजपत राय घायल हुए थे साइमन कमीशन के विरोध में लाठीचार्ज में। और पंजाब केसरी की उपाधि किसको दी गई थी? तो वो दी गई थी लाला लाजपत राय को। कथन कारण है 1928 में लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध आयोजित किया गया। साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। तो ये कथन कारण दोनों सही हैं। उसकी व्याख्या भी करता है। नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी कब? एमएल नेहरू ने। और निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग की थी? तो की थी सर तेज बहादुर सप्रू और जयकर ने। अगला है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के काल के संदर्भ में नेहरू रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा की गई थी? तो वो
वह की गई थी। अल्पसंख्यकों हेतु आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र के लिए संविधान के भारतीयों के लिए मौलिक अधिकारों के प्रावधान। तो दूसरा तीसरा सही है। निम्न में से कौन 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के गठन के लिए संबद्ध है? तो वह है जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, दोनों के दोनों सही है। अगला कौन सा क्वेश्चन है? रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। नेहरू रिपोर्ट की अध्यक्षता में कमेटी तैयार की गई थी, इसका उद्देश्य क्या था? तो इसमें हो जाएगा वो मोतीलाल नेहरू ने की रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार की गई थी। इस विषय का था भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं। मुस्लिम लीग के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में एम.एन. जिन्ना ने 14 सूत्री प्रस्ताव रखा था? तो वो 1929 में रखा था। 28 मार्च 1929 को दिल्ली मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ। इसमें जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट के विरोध में 14 सूत्री प्रस्ताव रखा था। नेहरू रिपोर्ट के संयुक्त रूप से चुनाव लड़ने की बात कही गई थी, जबकि इसमें चुनाव क्षेत्र की मांग की गई थी। कांग्रेस दल की उग्र शाखा ने किसके एक प्रमुख नेता जवाहरलाल नेहरू की इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की? वह किसके विरोध में स्थापित हुई थी? गांधी इरविन समझौता है, होम रूल आंदोलन? तो वो जो था नेहरू रिपोर्ट। तो अगला करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, पूर्ण स्वराज, बहुत सारी चीजें तो करेंगे। तब तक के बाय बाय, आपका दिन शुभ हो। और हाँ, दूसरी बात, आप जाने से पहले चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और हमारा टेस्ट वाला चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।